नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं अपने 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का 7वां अध्याय, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस अध्याय में हमें मुख्य रूप से परिवहन और संचार के बारे में कुछ बेसिक बातें समझनी है। तो अभी तक हमने इस अध्याय में क्या क्या बातें समझी है। सबसे पहले हमने ये समझा कि परिवहन क्या होता है, परिवहन का महत्व क्या है और परिवहन के अलग अलग साधन कौन कौन से हैं। इसमें हमने सबसे पहले सड़क परिवहन को अच्छे से समझ लिया था। तो आज के इस दूसरे भाग में हमें परिवहन के कुछ और साधन, जिसमें हमें प्रमुख रूप से स्थल परिवहन के दूसरे साधन जैसे कि रेल परिवहन और पाइपलाइन के बारे में बेसिक बातें समझनी है। तो परिवहन के प्रमुख रूप से कौन कौन से साधन देखें। सड़क परिवहन को हमने देख लिया जो कि स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। आज के इस भाग में हमें रेल परिवहन और पाइपलाइन के बारे में बेसिक बातें समझनी है, ये भी स्थल परिवहन के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है जल परिवहन और वायु परिवहन, जिसको हम अगले भाग में समझने वाले हैं। तो आज के इस भाग में हमें रेल परिवहन और पाइपलाइन को समझना है। सबसे पहले हम रेल परिवहन के बारे में बेसिक बातें समझ लेते हैं। रेल परिवहन मतलब कि स्थल पर रेल की पटरियों को बिछाकर उस पर रेलगाड़ी और मालगाड़ी चलाकर व्यक्तियों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लाना ले जाना, ये रेल परिवहन है। रेल परिवहन जो है वो मुख्य रूप से लंबी दूरी, ज्यादा यात्रियों और ज्यादा सामान के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहता है। तो भारत में रेल परिवहन जो है वो परिवहन का एक प्रमुख साधन है, चाहे वस्तुओं की बात करें चाहे वो यात्रियों की बात करें। और ये बहुत सारे कार्यों में उपयोगी होता है, जैसे कि व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन के लिए एक बड़ा साधन उपलब्ध करवाता है ये रेल परिवहन। बात करते हैं अपने भारत के रेल की, जिसे हम भारतीय रेल कहते हैं। ये 150 वर्षों से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रेल जो है वो करीब 150 साल से भी ज्यादा समय के लिए एक इंपॉर्टेंट समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा है। मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का ये कार्य कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तेज विकास के लिए उत्तरदायी है। तो भारत का हर क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, इनके तेज विकास के लिए भारतीय रेल का बहुत ज्यादा योगदान है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख साधन हो गया है। तो बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बाकी परिवहन साधनों का क्या योगदान है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है रेल परिवहन का। तो रेल परिवहन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बात करते हैं भारत में पहली रेलगाड़ी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी अंग्रेजों के समय में 1857 की क्रांति से कुछ साल पहले चलती है 1853 में। और कौन सी दो जगहों के बीच में चलती है? ये मुंबई और ठाणे के बीच में चलती है। लगभग 34 किलोमीटर का सफर करती है। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलती है मुंबई और ठाणे के बीच में, और करीब करीब 34 किलोमीटर के लिए ये रेलगाड़ी चलती है। भारतीय रेल जो है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, सबसे बड़ा सरकारी प्राधिकरण है भारतीय रेल। इतना बड़ा ये नेटवर्क है। तो इतने बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए केंद्रीय रूप से सिर्फ एक ही संस्था काम नहीं करती है, बल्कि भारतीय रेलवे नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश के नेटवर्क को अलग अलग प्रखंडों में बांटा गया है, जिसे हम रेलवे जोन कहते हैं। तो कितने रेलवे जोन है? करीब करीब 17 रेल जोन है। और आज के वर्तमान की बात करें तो ये 19 रेलवे जोन हो गए हैं। जैसे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो रेल परिवहन है उसको बोला जाता है ये उत्तरी रेलवे जोन है। इसी प्रकार ये जो राजस्थान वाला बड़ा हिस्सा है ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है। इसी प्रकार दक्षिण रेलवे हो जाएगा, पूर्वी रेलवे हो जाएगा, पश्चिमी रेलवे हो जाएगा, मध्य रेलवे हो जाएगा। और इनके अलग अलग मुख्यालय है। जैसे कि जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है, मुख्य रूप से राजस्थान के अंतर्गत आने वाला रेलवे जोन, इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर है। तो इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के पूरे रेलवे नेटवर्क को अलग अलग जोन में बांटा गया है। तो देश में ये जो रेल परिवहन है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं, जैसे कि भू आकृतिक, आर्थिक कारक,
प्रशासकीय कारक। तो किसी क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क कितना ज्यादा विकसित होगा, कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, कितना विस्तारित होगा, इसको प्रभावित करने वाले कुछ अलग अलग कारक है, जैसे कि भूआकृतिक कारक हो गया, आर्थिक कारक हो गया, प्रशासकीय कारक हो गया। जैसे कि जो मैदानी हिस्सा है, चूंकि वो समतल हिस्सा है, तो वहां पर रेलवे लाइन बिछाना आसान होता है, यानी कि वहां पर रेलवे नेटवर्क का बहुत ज्यादा जाल होगा। वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी वाले क्षेत्र है, जो दलदल वाले क्षेत्र है, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल होता है, तो वहां पर रेलवे नेटवर्क इतना ज्यादा विकास नहीं होता है। तो अलग अलग कारक है जो कि भारत में रेलवे नेटवर्क के जाल को प्रभावित करते हैं। जैसे कि भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है, मुख्य रूप से अलग अलग नदियों द्वारा बनाया गया जो मैदान है, वो समतल है, सपाट है। वहां पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, कृषि का भी बहुत अच्छा विकास हुआ है, औद्योगिक प्रदेश भी बहुत ज्यादा विकसित है, तो यहां पर रेलवे नेटवर्क का बहुत बड़ा जाल मिलता है हमें। तो ये रेलवे परिवहन के विकास और वृद्धि में सबसे अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। जैसे कि यहां पर विस्तृत समतल भूमि है, सपाट भूमि है, जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है, कृषि संपन्न है और यहां पर संसाधन भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यहां पर रेलवे नेटवर्क का अच्छा खासा जाल हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसी उत्तरी मैदानी क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि यहां पर बहुत सारी नदियां बहती है, असंख्य नदियां बहती है और बहुत बड़ी बड़ी नदियां बहती है। तो असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आती है। तो उन नदियों को पार करने के लिए यहां पर पुल बनाने पड़ते हैं, तो उनको पुलों को बनाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने में बहुत ज्यादा बाधाएं आती है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो मैदानी हिस्सा जो है वो रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। वहीं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पहाड़ी इलाके हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा हो गया, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, मुख्य रूप से ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। मुख्य रूप से यहां पर पठारी और कुछ पहाड़ी इलाके आते हैं। तो यहां पर रेल मार्ग तो है, लेकिन वो मुख्य रूप से उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं, और उनको पहाड़ियों को क्रॉस करवाने के लिए बहुत सारी सुरंगों का भी निर्माण करना पड़ता है। तीसरी तरफ जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से भारत के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहां पर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। जैसे कि यहां पर दुर्लभ उच्चावच है, जनसंख्या बहुत कम रहती है, यहां पर आर्थिक अवसरों की कमी है। तो ओवरऑल इस हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैदानी हिस्से में रेलवे लाइन बिछाना आसान है, जो पठारी हिस्सा है वहां पर रेलवे लाइन बिछाना अपेक्षाकृत मुश्किल है, और सबसे ज्यादा मुश्किल आता है जो पहाड़ी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर। तो रेलवे लाइन निर्माण में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि निम्न क्षेत्रों में रेल लाइन निर्माण करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, जहां पर बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल होता है। गुजरात के जो दलदली भाग है, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल होता है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इनके जो वन क्षेत्र है, बहुत घने जंगल क्षेत्र हैं, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का एक सह्याद्री वाला हिस्सा है। तो यहां पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए मुख्य रूप से घाट या दर्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। घाट या दर्रे क्या होते हैं, दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच वाला हिस्सा, इनको बोला जाता है घाट या दर्रे। तो इस सह्याद्री वाले क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को बिछाने के लिए हमें इन घाट या दर्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी पश्चिमी क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट रेलवे है जिसे हम कहते हैं कोंकण रेलवे, और इसे अभियांत्रिकी का चमत्कार माना जाता है, इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय हिस्से का पश्चिमी हिस्सा है, वहां पर बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहां पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन नदियों पर बहुत सारे पुल बनाए गए हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर उसमें बहुत सारी सुरंगें बनाई गई है। तो इसीलिए इस कोंकण रेलवे को अभियांत्रिकी का चमत्कार माना जाता है। तो ये पश्चिमी तट के साथ विकसित है। भारत के इस महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन को यह सुविधाजनक बनाता है। तो ये जो प्रायद्वीपीय हिस्से का पश्चिमी हिस्सा है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्थिक क्षेत्र है। तो यहां पर यात्रियों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ये कोंकण रेलवे बहुत ज्यादा सुविधा प्रदान करता है। लेकिन इस कोंकण रेलवे की कुछ समस्या है कि चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां पर बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलानी क्षेत्र है, वहां पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों का गिरना,
बड़े तौर पर मिट्टी का ऊपर से नीचे ढहना। तो भूस्खलन की वजह से ये जो रेलवे ट्रैक है कभी कभार धंस जाते हैं, उन पे मिट्टी आ जाती है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस कोंकण रेल की बहुत सारी ये प्रमुख समस्या है। देखते हैं ओवरऑल रेलवे परिवहन की क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या है बहुत से यात्रियों द्वारा बिना टिकट के यात्रा करना। बहुत सारे लोग जो है वो रेलवे परिवहन से यात्रा करते हैं। बात की जाए भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे में डेली लगभग 2 करोड़ लोग यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। मतलब रेलवे परिवहन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें बहुत सारे यात्री ऐसे भी होते हैं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं। तो बिना टिकट यात्रा करने की वजह से रेल परिवहन को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही रेल संपत्ति की हानि होती है, इनकी चोरी हो जाती है। तो रेल संपत्ति जो है बहुत सारे लोग इसकी चोरी करते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से रेलवे नेटवर्क को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। कुछ लोग जंजीर खींचकर अनावश्यक रूप से रेल को रुकवाते हैं, जिससे कि समय में देरी होती है। ओवरऑल जो रेलवे नेटवर्क है, पूरा रेलवे नेटवर्क है, वो डिले होने लगता है, जिसकी वजह से रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो रेलवे की ये अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। बात करें कि भारत में हम पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से कौन कौन से लाइन देख सकते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 3 लाइन है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। यदि 2 पटरियों के बीच की दूरी, ये पटरियां हैं, इनके बीच की दूरी यदि 1.676 मीटर हो तो ये बड़ी लाइन कहलाती है। बड़ी लाइन की भारत में लंबाई की बात की जाए तो ये करीब करीब 63,950 किलोमीटर है। मतलब लंबाई के हिसाब से भारत में सबसे लंबी कौन सी लाइन है? बड़ी लाइन है। दूसरा है मीटर लाइन, जिसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 मीटर। इसकी लंबाई की बात की जाए भारत में तो ये करीब करीब 2,402 किलोमीटर है। तीसरा है छोटी लाइन, जिसमें पटरियों के बीच में जो दूरी है वो है 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर। बात की जाए कि भारत में छोटी लाइन कितनी लंबाई की है तो ये करीब करीब 1604 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा बड़ी लाइन बिछी हुई है और सबसे कम छोटी लाइन बिछी हुई है। छोटी लाइन मुख्य रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बिछी हुई है। तो पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से हम भारत में रेलवे लाइन को मुख्य रूप से इन 3 लाइन में बांट सकते हैं। तो परिवहन के साधन के अंतर्गत हमने सड़क परिवहन को देख लिया और आज हमने रेल परिवहन के बारे में भी बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, एक और परिवहन के साधन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब स्थल पर, जमीन पर पाइपों को बिछाकर उस पाइपों के माध्यम से मुख्य रूप से जो तरल पदार्थ है, जिसमें हम लिक्विड और गैस ये चीजें भेजते हैं, उसे कहा जाता है पाइपलाइन। तो भारत का जो परिवहन का मैप बनाए तो उसमें ये जो पाइपलाइन है एक नया परिवहन का साधन है। तो भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। तो जब शुरुआत में पाइपलाइनों का उपयोग होता था तो उसमें मुख्य रूप से पानी का, जल का परिवहन किया जाता था, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में और मुख्य रूप से उद्योगों में। लेकिन आज वर्तमान में पाइपलाइन का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें जल के अलावा गैस भेजी जाती है, पेट्रोलियम भेजा जाता है। इसके अलावा कुछ देशों में पाइपलाइनों के माध्यम से दूध भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ठोस को तरल रूप में बदलकर भी इस पाइपलाइन से परिवहन किया जाता है। तो अब इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु भी किया जाता है। मुख्य रूप से तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जो शोधनशालाएं हैं, उर्वरक कारखाने हैं और बड़े बड़े जो ताप विद्युत गृह हैं, उन तक अलग अलग प्रकार के सामानों को भेजने के लिए। साथ ही ठोस पदार्थों को भी पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। और कैसे भेजा जाता है? उनको तरल अवस्था में बदलकर, उनको स्लरी रूप में बदलकर। तो देखते हैं पाइपलाइनों का क्या महत्व है, पाइपलाइनों का क्या इंपॉर्टेंस है। जो सुदूर आंतरिक भाग है, उन सुदूर आंतरिक भागों में स्थित जो शोधनशालाएं हैं और जो गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने हैं, उनकी स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। तो जो आंतरिक क्षेत्र है वहां पर अलग अलग प्रकार की हमने शोधनशालाएं, रिफाइनरी लगाई है, जैसे कि बरौनी में, मथुरा में, पानीपत में, ये आंतरिक भाग है। साथ ही गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने भी लगाए हैं। तो ये कारखाने और ये शोधनशालाएं इसीलिए स्थापित कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन नामक परिवहन का साधन है। पाइपलाइन के माध्यम से
कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, गैस हो गई, इसको अलग अलग जगह पर आसानी से भेजा जाता है। पाइपलाइन बिछाने की जो प्रारंभिक लागत है वो अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत बहुत ही कम है। तो एक बार पाइपलाइन बिछाने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, लेकिन एक बार पाइपलाइन बिछ गई तो अब इसको एकदम न्यूनतम लागत से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजा जाता है। भाई जैसे कि अगर आपको ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजना है या रेल से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजना है, तो ट्रक में ईंधन डालना पड़ेगा, रेल में ईंधन डालना पड़ेगा, ईंधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पाइपलाइन में एक तरीके से ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बिछा दिया तो फिर उसमें स्वतः ही सामान जाने लगता है। हाँ, प्रवणता का इस्तेमाल होता है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां लगभग नहीं के बराबर होती है। भाई अब ट्रक या रेल से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते हो तो कभी ट्रैफिक जाम हो गया या रेलवे नेटवर्क में कोई समस्या आ गई तो उसमें देरी हो सकती है। साथ ही सामान को उतारने में और चढ़ाने के दौरान कुछ टूट फूट हो सकती है, लेकिन पाइपलाइन में ऐसी कोई समस्या न के बराबर ही आती है। बात करते हैं भारत में पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख जाल कौन कौन से हैं, प्रमुख नेटवर्क कौन कौन से हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से पाइपलाइन के 3 नेटवर्क हैं। पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 1, पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 2 और पाइपलाइन नेटवर्क 3। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहले है पाइपलाइन नेटवर्क 1। ये ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक है और ये गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते से होके जाती है। इसके कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि बरौनी से लेकर हल्दिया बीच में ये राजबंद आता है, राजबंद से मौरीग्राम और गुवाहाटी से लेकर सिलीगुड़ी। तो ये पहला पाइपलाइन नेटवर्क हो गया। मुख्य रूप से जो असम का ऊपरी क्षेत्र है, जहां पर तेल क्षेत्र है, वहां से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के बीच में। दूसरा है पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 2, जो कि गुजरात के सलाया से लेकर पंजाब के जालंधर के बीच में, और ये मुख्य रूप से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत इसके रास्ते से होकर जाता है। शाखा की बात की जाए तो वडोदरा के पास में है कोयली, तो कोयली को ये चक्सू और अन्य स्थानों से जोड़ने का काम करता है। तीसरा पाइपलाइन नेटवर्क है पाइपलाइन नेटवर्क 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क में से एक है। इसे कहा जाता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, शॉर्ट में बोला जाता है HVJ पाइपलाइन। हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इन तीनों जगहों को मुख्य रूप से जोड़ने का काम करती है ये पाइपलाइन नेटवर्क HVJ पाइपलाइन। ये भारत की पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, मतलब ऐसी पाइपलाइन है जिसके माध्यम से गैस भेजा जाता है और ये भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों के बीच में है, तो इसीलिए इसे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बोला जाता है। तो भारत की पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कौन सी है? ये HVJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये करीब करीब 1700 किलोमीटर लंबी है। मुख्य रूप से ये मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्र, ये मुंबई हाई कहां पर है? मुंबई हाई जो है वो अपतटीय क्षेत्र है, मतलब ये समुद्र की तरफ है। तो मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से के अलग अलग उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ने का काम करती है। कुल मिलाकर ये सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क में से एक है। कौन सी? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, HVJ पाइपलाइन नेटवर्क। बात करते हैं गैस पाइपलाइन। तो गैस पाइपलाइन जो है वो उसका बुनियादी ढांचा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, भारत में इसका बहुत तेजी से विस्तार होता जा रहा है। तो भारत की गैस पाइपलाइन अवसंरचना जो है वो 1700 से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक पहुंच गई है और लगातार इसका विस्तार होता ही जा रहा है। तो धीरे धीरे गैस का जो बुनियादी अवसंरचना है भारत में, उसका विस्तार होता ही जा रहा है। तो आज के इस भाग में हमने मुख्य रूप से परिवहन के 2 साधनों के बारे में पढ़ा, रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो हमने रेल परिवहन में देखा कि इसका महत्व क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है। साथ ही हमने पाइपलाइन के बारे में भी देखा कि इसका मुख्य रूप से महत्व क्या है और अलग अलग पाइपलाइन नेटवर्क कौन से हैं। तो आज के इस भाग में हमने जो भी पढ़ा उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के बीच में किस वर्ष चलाई गई थी? बोला जा रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के बीच में चलती है, तो वो कब चलती है? अ 1845, ब 1853, स 1860, द 1872। तो भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के बीच में कब चलती है?
1853 में। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है? बोला जा रहा है कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है? अ उत्तरी मैदान, ब पश्चिमी घाट, स हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, या द दक्कन का पठार। तो हमने देखा कि रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां जो है वो समतल मैदान प्रदान करते हैं, और भारत में सबसे बड़ा समतल मैदानी वाला हिस्सा कौन सा है? भारत का उत्तरी विशाल मैदान। ऑप्शन नंबर अ अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, भारत में पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन रिक्त स्थान है। बोला जा रहा है कि भारत में पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कौन सी है? अ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ब मुंबई हाई पाइपलाइन, स असम कानपुर पाइपलाइन, या द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा कि भारत में पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कौन सी है? HVJ पाइपलाइन। HVJ मतलब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर अ अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसका परीक्षण भी हमने कर लिया है। आशा है आज जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।